नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज बात करेंगे कि आखिर मणिपुर पर सियासत क्यों हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शनिवार यानी कि 24 जून को मणिपुर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई और इस दौरान कई विपक्षी दलों ने प्रदेश में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का आग्रह किया। हालांकि सरकार ने इसको लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की, तो कुछ विपक्षी पार्टियों ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी है कि सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि वो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। दरअसल मीटिंग में बीजेपी, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने बैठक को औपचारिकता करार देते हुए कहा कि केंद्र को प्रदेश में शांति बहाली के लिए गंभीर पहल करनी चाहिए और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस की ओर से इस बैठक में शामिल हुए मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम डुबोबी सिंह ने कहा कि बीरेन सिंह के सीएम रहते शांति संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बैठक में उन्हें कुछ मिनट का समय दिया गया, जबकि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा था। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने मीटिंग में कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के 24 घंटों के भीतर मणिपुर के विषय पर हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एकजुटता के साथ अपनी बात रखी। सर्वदलीय बैठक को लेकर टीएमसी ने एक बयान जारी करके प्रश्न किया कि क्या सरकार मणिपुर को कश्मीर में बदलने की कोशिश कर रही है। उसने हिंसा प्रभावित मणिपुर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने बताया कि मणिपुर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी विपक्षी दलों का यही कहना था कि मणिपुर की जनता को वहां के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही कहा कि मैं मणिपुर के कई समूहों से मिली। उनका कहना है कि सीएम पर विश्वास नहीं है। खुद विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जवाबदेही की शुरुआत कहां से होगी? जवाबदेही की शुरुआत राज्य से होगी या कहां से होगी? मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए छात्रों के एक संगठन द्वारा 3 मई को आहूत आदिवासी एकता मार्च में हिंसा भड़क गई थी। और आपको बता दें कि शाह ने पिछले महीने 4 दिन के लिए राज्य का दौरा किया था और मणिपुर में शांति बहाल करने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात भी की थी। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर मणिपुर पर सियासत क्यों हो रही है, क्यों विपक्षी दल सियासत करने का एक भी मौका नहीं गंवा रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले विजय खेरा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। लगातार इसको लेकर सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब की सफलता दिखती नजर नहीं आ रही है जिससे मणिपुर शांत हो चुके। अब इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्या कुछ आपकी तरफ से इसको लेकर रणनीति बनाई गई है? क्या ये माना जाए कि इस सर्वदलीय बैठक के बाद कोई रास्ता निकल पाएगा शांति बहाली का? मणिपुर में शांति फिर से लौट पाएगी? जैसा मणिपुर हम देख रहे थे वैसा मणिपुर हम देख पाएंगे? देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा है कि लगभग 2 हफ्ते से कोई किलिंग नहीं हुई है, तो ये एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो दिखाता है। तो पहले जो किलिंग्स हुई थी वो रुक गई थी और अब कम से कम 12 दिन तो इस बात को हो ही गए होंगे, इससे अधिक हो गए होंगे। तो इसका मतलब कि स्थिति पहले से काफी बेहतर है और नियंत्रण में है। दूसरी बात ये है, अभी वहाँ पर कुछ लोगों को, जिन लोगों को चार्जेस पे पकड़ा गया था, इंसर्जेंट्स लोगों को, जो उकसा रहे थे लोगों को, बाद में महिलाओं के आने के बाद काफी उसके बाद उनको छोड़ा भी है और उनसे शांति बनाए रखने का एग्रीमेंट करवा के छोड़ दिया है।
तो इसका मतलब ये है कि सारे प्रयास हैं, 24 घंटे बैठे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में वहाँ की पैट्रियट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नवमिन ने लिखा है, इनको एक लेटर लिखा है राहुल गांधी जी को जी। और उन्होंने सत्य बात उनको लिखी है। ये मतलब अभी बात खुद वो लोग उजागर कर रहे हैं कि अगर ये मैती और दूसरा ग्रुप कुकी समुदाय जी, टीम में दोनों में जो झगड़ा चल रहा था ये सुलझ सकता था, आजादी के बाद से ही शुरू रहा। उसका कारण ये रहा कि दूसरा नाम क्या बोला था मैडम, मैं एक सेकंड भूल गया, मैटाई और कुकी समुदाय, कुकी समुदाय को इन्होंने तरजीह दी और इन्फिल्ट्रेशन अलाउ किया म्यांमार से भी और बांग्लादेश से भी, और उसको अपना फिर वोट बैंक बनाया। ये जो पॉलिटिक्स 40-50 साल कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए की है वो हमेशा झगड़े होते रहे और फिर सुलट नहीं पाए। लेकिन 2005 में कांग्रेस ने एक काम और किया था कि उसमें उन्होंने एक समझौता कर दिया था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO को, और 2008 में उसकी संधि करके उसको लागू भी कर दिया। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से क्या हुआ, उनको और ज्यादा मौका मिल गया इन्फ्लेशन का, तो वो इन्फ्लेशन दोनों देशों से होता रहा। अब वो ऊपर फॉरेस्ट में लोग ठहरते गए और वोटर बनते चले गए, वो एक वोट बैंक बन गया है। अब वो कुकी समुदाय के लोग मैती समुदाय के लोगों को न ट्राइबल स्टेट देना चाहते हैं और उसका ऊपर से वो झगड़ा भी हो रहा है। अब ये झगड़े की क्रिएशन तब हुई जब ब्रिटिश हुकूमत से जो हो रहा था इन्फ्लेशन उसको कंटिन्यू करने दिया गया। विजय खेरा जी, लेकिन जो मीटिंग हुई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस मीटिंग के बाद क्या हम ये माने कि जो सुझाव दिए गए हैं विपक्ष की तरफ से शांति बहाली के लिए, क्या कुछ उस पर आगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि स्थिति काबू में है कहीं ना कहीं देखा जाए, तो अब सरकार की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? पीसफुल टॉक्स, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो रोका गया है, बाद में इस पर भी चर्चा की जाएगी कि 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के समय ये हो गया था, तो अगर जब आवश्यकता पड़े तो ऑपरेशन तो होने ही पड़ेगा ना, नहीं तो इंसर्जेंसी और वोट बैंक और पॉलिटिक्स अगर ये चालू रहेगी तो पुनः फिर लोग करेंगे उसको। विदेशी वेपन्स वहाँ मिले, विदेशी मदद वहाँ पर मिली, लोग लाइन ऑफ परमिट भी अलाउ करने की कोशिश की थी। मणिपुर के लोगों ने कहा था उस सरकार से कि आप इनर लाइन परमिट शुरू कर दीजिएगा, जो बिल्कुल नहीं माना कांग्रेस ने। तो अब जब ये स्थिति सुधरेगी, अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उस पर भी देखा जाएगा। ठीक है, होगा वो सारे स्टेप्स उसी बिल्कुल लिए जाएंगे। अरुणेश जी, मणिपुर के सीएम का आप सर्वदलीय बैठक हुई, सारे विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई, काफी अच्छा लगा देखकर कि किसी बात पर तो सहमति जताई, चाहे राजनीति करते हुए जताई गई हो, लेकिन सहमति जताई गई। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है कि मणिपुर के सीएम का इस्तीफा क्या हल है? जो आपकी तरफ से बार बार ये मांग की गई कि मणिपुर के जो सीएम है उन्हें हटा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्या ये इस शांति बहाली के लिए बहुत जरूरी है? आपको लगता है कि ये काफी जरूरी काम है जो करना चाहिए सरकार को बीजेपी की तरफ से? देखिए, इसमें बिल्कुल मैडम 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि जब सभी दल एकजुट हुए हो। राष्ट्र हित की जहां बात आती है तो वहां चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, विगत भविष्य में भी सब लोग एक साथ रहे हैं। सिर्फ हम लोगों का जो भी विपक्षी दल होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब उनका भी यही काम हुआ करता था कि सरकार की जो खामियां हैं उनको बताना। ठीक है। और दूसरी चीज कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके इस्तीफा लेने से क्या समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। देखिए, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री जी हैं, कई बार वो ये बयान दे भी चुके हैं कि स्थितियां हमारे नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं, जब तक केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक वहां पे शांति बहाल नहीं हो सकती। और निश्चित तौर पे जिस हिसाब का वहां माहौल हो गया है, जिस कदर का वहां माहौल है, तो बिना केंद्र सरकार के और जब तक इसमें पूरा 100% जो है पूरा एफर्ट नहीं डाले जाएंगे तब तक ये समस्या का हल नहीं निकलेगा। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे बड़े भाई साहब, बड़े आदरणीय सर ने कहा, हेगड़ा साहब ने, कि मैं सोच ही रहा था काफी दिनों से कि इसमें कांग्रेस वाला एंगल क्यों नहीं लाया गया, इसमें नेहरू का एंगल क्यों नहीं लाया गया, इसमें गांधी का एंगल क्यों नहीं लाया गया। और आज मुझे जान के बड़ी खुशी हो गई
कि आज इसमें जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, इसका ठीकरा भी कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जा रहा है, नेहरू गांधी के ऊपर फोड़ा जा रहा है, पुरानी सरकारों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। ये हमारी जो बीजेपी सरकार है, इसकी खासियत है। इनसे आप वर्तमान की बात करो तो ये कहेंगे नहीं साहब, पहले जो गलतियां हुई थी उसकी वजह से ये सब हो रहा है। सरकार अभी 6 साल से आपकी है और लगभग 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी आप विपक्ष के ऊपर डाल दी। जिम्मेदारी की बात तो देखिए, खेरा साहब ने अभी की जिम्मेदारी की बात की, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें विपक्षी दलों ने जिन मांगों को रखा उस पर काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपकी इतनी शिकायत हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद भी कोई बात नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी के लौटते ही उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है, लगातार इस पर जानकारी दी जा रही है उनको, और लगातार उन्हीं के सानिध्य में ये पूरा मुद्दा है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैडम, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश का मामला है। मणिपुर देश का ही हिस्सा है, कोई बाहर का नहीं है। और ये काम करके कोई बीजेपी के लोग एहसान नहीं कर रहे हैं। अरुणेश जी, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना, एहसान सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। और लगभग 2 महीने हो गए हैं। हम लोगों का काम है बताना कि भाई 2 महीने हो गए, अब तक आप लोग इस पे चिंतन मनन क्यों नहीं कर रहे, इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये हमारा काम है। ठीक है। और सरकार अगर उस पे एक्शन ले रही है तो वो सरकार का काम है, इसमें कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आपको ये करना ही होगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी बनती है और लगातार ये इस जवाबदेही को भी तय करना चाहिए सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कि आखिर ये जो घटनाएं हैं ये क्यों नहीं रुक रही हैं। क्या वहाँ की जनता को भरोसा नहीं रह गया है सरकार पर, या फिर क्या सरकार उस हिसाब का सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है वहाँ की जनता के साथ। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सरकार पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके जो प्रवक्ता हैं संजीव निगम जी, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि मणिपुर में हालात इस तरह के बन गए हैं कि गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए फिर भी राजनीति में कोई कमी आपकी तरफ से भी नजर नहीं आ रही है। एक मजबूत विपक्ष की बात की जाए कि आप अगर उस पर क्या सहयोग कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सहयोग में आप क्या अपेक्षा रखती हैं? सर, मैं नहीं अपेक्षा रखती सर, मैं सवाल कर रही हूँ, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे कहने का मतलब है वहाँ की सरकार हमसे क्या, हम राष्ट्र हित के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार है। नहीं सर, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा रही है, इस वजह से वो आप सीधे तौर पर, जैसे आपने अभी कहा, एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो इसमें सीधे तौर से मैं भारत सरकार के जो गृह मंत्री है अमित शाह साहब है, उन्होंने इतना विलम्ब क्यों कर दिया। मतलब बहुत से ऐसे फैसले देखे गए हैं कि तत्काल उन्होंने इतने बड़े निर्णय लिए हैं कि अगर अध्यादेश लागू करना होगा फटाफट कर दिया। इतनी यहाँ तक नौबत आई क्यों? इसमें बहुत देरी कर दी साहब आपने चिंतन में मनन में। इसका तो फाइनल निपटारा हो जाना चाहिए था। क्या देरी हो गई ये भी जानना चाहेंगे संजीव जी, क्या देरी हो गई जरा बताइए, जिससे कि खेरा साहब को समझ में आए कि आखिर वो चूक कहाँ हो रही है। ये देखिए ना, ये लगभग 2 महीने हो गए समस्या को। क्या भारत के गृह मंत्री साहब नहीं इसको भांप पाए, नहीं इसको समझ पाए समय रहते हुए? तत्काल ये तो बहुत देर हो गई। जिस प्रकार से वो पैनी निगाह उनकी रहती है देश के उसमें इस तरीके के, तो यहाँ पर कैसे चूक हो गई? वहां के सीधे अपने राष्ट्रपति शासन लगा देते, सीधे और ले लेते कंट्रोल में, तब करते जो कुछ भी करते। इसमें कहीं न कहीं से ये चूक तो हुई है भारत सरकार की तरफ से। जब वहां की सरकार सक्षम नहीं है उसको अपने लेवल पर हैंडल करने में, तो आप सीधे अपने कंट्रोल में लीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए वहां पर और उसमें तत्काल एक्शन करिए। जो कि अब आप बातचीत के माध्यम से कर रहे हैं चीजें हो, लेकिन समय तो काफी नुकसान तो हो गया लोगों की। अब नहीं गई जाने, ठीक बात है, लेकिन पहले कितनी जाने जा चुकी है, बिल्कुल जिस नुकसान हो चुका है। बिल्कुल मणिपुर में जिस हिसाब से स्थितियां बनी हुई हैं, जान जाती है तो बड़ी चिंताजनक है। बिल्कुल 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 नहीं, ये हम सरकार में फिर होने में मतलब क्या मतलब है? आप अगर रक्षा नहीं कर सकते हो,
आपके पास सब कुछ है कि अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और उसको लेकर आने वाले वक्त में भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से पूरा ध्यान रखते हुए लोगों की मदद की जाएगी, वहां शांति बहाली की बात की जाएगी। विजय खेरा जी, लगातार संजीव जी हूं या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता अरुणेश जी हूं, लगातार इस बात को उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी देरी की वजह क्या रही, इतना सोच विचार किस वजह से हो रहा है, क्यों कंट्रोल में नहीं ली जा रही है। अगर आपको लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से उस हिसाब के कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो सक्षम नहीं है राज्य को संभालने में, तो आप फिर उसकी कमान अपने हाथों में क्यों नहीं लेते? पहली समस्या ये, हमने आपसे कहा कि इंसर्जेंसी वहां पर विदेशी लोग बच के वोटर बनने वाला काम ये 50 साल से वोट बैंक के लिए खातिर होता रहा। और कुकीज में फॉरेस्ट के एरिया में हुआ, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग लाए गए और वो बनते चले गए वोटर। उस समय 50-60 साल इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उस समय मिजोरम पर भी ध्यान नहीं गया, जहाँ यहाँ पर मुख्य सचिव, आईजी पुलिस, एसएसपी, एसपी और सारे लोगों के मर्डर एम्बुश होके हो जाते थे। मिजोरम में कभी घुस नहीं पाया कोई, हिंदुस्तान से यहाँ से जाके कोई चला नहीं पाया था। वो 50 साल मिजोरम ये भूल गए। ये अपना कश्मीर 3 साल का भूल गई कांग्रेस पार्टी। 30 साल इन्होंने जो सताया है, अब जाके ठीक हुआ। 3 से 70 हटाने में समय लगा, हमें कई साल, 6-7 साल, 8 साल लग गए उसमें। क्यों लग गए? क्योंकि हमको बहुत सारी तैयारियां उसमें करने की, पर हमने वो समस्या सुलझाई। हम इस समस्या को भी जड़ से सुलझाना चाहते थे, उनसे बैठ के उनकी समस्याएं समझ के उनके ऊपर नीचे से मिला के आपस में, क्योंकि यहाँ समस्याएं बड़ी अजीब सी हैं इस क्षेत्र की, जो आसान नहीं है सुलझाना। विजय खेरा जी, एक बात तो बहस हो चुकी है कई बार। तो तीसरी बात बार बार कहते हैं राज्यपाल शासन, राज्यपाल। अरे हमने तो जब नहीं लगाया जबकि इतनी बुरी तरह से बंगाल में किलिंग्स हुई है, पकड़े गए, हाई कोर्ट उनके खिलाफ लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी भी सीआरपी लगा रही है चुनाव के अंदर, तब भी हमने नहीं लगाया। क्योंकि मोदी सरकार इंदिरा गांधी जी की सरकार की तरह तुरंत राज्यपाल शासन नहीं लगाती है। फेडरल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में उनका अटूट विश्वास है, इतना सा भी वो कभी नहीं करते हैं। अभी दिल्ली में भी इसी तरह हुआ, शाहीन बाग के समय हुआ, बिल्कुल लगा सकते थे हम शासन, नहीं लगाया। लेकिन विजय खेरा जी, ये महिला प्रदर्शनकारियां सड़कों पर उतर आई हैं, एक सवाल ये भी बार बार उठता है कि क्या जनता का भरोसा सरकार से उठने लगा है? कहीं ना कहीं जो उम्मीद जनता लगा रही है उनको पूरा करने में विफल नजर आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। इतनी ज्यादा उग्रता महिलाओं में क्यों देखने को मिल रही है कि वो रुकने से भी नहीं रुक रही हैं, लगातार सेना पर हमलावर हो रही हैं? बहुत चिंताजनक बात है ये। मैं ये बताऊं आपको, ये बिल्कुल नया नहीं है। 50 साल में ये हजारों बार ऐसा ही हुआ है। कभी लोग गाय भैंसों को दौड़ा देते हैं सड़क पर तो ऑपरेशन अपना डिस्टर्ब कर देते हैं। ये कई बार हो चुका है, मिजोरम में तस्करी होता था। और जब ज्यादा उनको टाइट करने लगते हैं, उन लोगों को पकड़ने लगते हैं, तो उस समय महिलाओं के जत्थे इकट्ठे करके पहले से तैयारी रखते हैं, उनको सड़क पर रखते हैं। महिलाओं और बच्चों को कुचला नहीं जा सकता, उनको पीटा नहीं जा सकता, उनको अलग फेंक के दूसरों को पकड़ने के लिए। तो इस तरह के झुकाव नई बात नहीं है, स्ट्रेटेजी बड़ी पुरानी है और ये चलती रही है। लेकिन अभी जयराम रमेश जो राजनीति करना है, इन्होंने इस पहले पॉलिटिकल शुरू किया। एक्चुअली कांग्रेस की बर्बादी करने वाली 3-4 लोग हैं जो अपने या तो ऊपर से लेते नहीं है, फीडिंग नहीं लेते, इन्हें क्या कहना है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। एक दिग्विजय सिंह, जयराम जी और एक आज है सुरजेवाला वगैरह, तो ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, फिर उसको राजनीतिक बदल देते हैं। अगर जो आज कांग्रेस कर रही है, कह रही है, यही अगर 20 दिन पहले कही होती तो हम भी और जनता भी शायद उनकी प्रशंसा करने बैठ रहे होते हैं। लेकिन ये जो प्रवक्ता वहाँ से आते ठीक से समझ के आते नहीं है। गुलाम नबी आजाद, अजीत जोगी जैसे लोग अब चले गए जो वहाँ के प्रवक्ता थे। अब एक इनके पास सारे गनवर बचे हैं, उनको आगे क्यों नहीं देते? तो वो एनसीपी से आए, बाकी है नहीं कोई बचा नहीं कांग्रेस में, सब चले गए। ठीक है जी, अरुणेश जी कहिए। कारण है कि पॉलिटिसाइज कर देते हैं उस मैटर को, राहुल गांधी को गलत देखिए। सरकार से अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप सीधा जो है हमारे साथ ही कहने लगे कांग्रेस का सर्वनाश करने वाले पीछे ये है वो है। अरुणेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अरुणेश जी जब आप मीटिंग बुलाएंगे तभी तो हम आपको कोई सजेशन देंगे। मीटिंग आप अब बुला रहे हैं। अरुणेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास लौटूंगी। संजीव जी बताइए जी, कहिए क्या कुछ कहेंगे? आपकी सारी समस्याओं का जवाब विजय खेरा जी ने दे दिया। खेरा साहब ने कहा कि हम साहब फेडरल स्ट्रक्चर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हम चाहते तो लगा सकते थे, हमने नहीं लगाया।
कभी क्या नहीं आप फेडरल स्ट्रक्चर पर आप भरोसा रखते हैं? दिल्ली में तो आपने अध्यादेश लगा दिया, वो क्या है, व्हाट इज दिस, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट, वो उसके बराबर ही है, यानी वो नहीं है, मैं मान रहा हूँ। आप वहाँ उपराज्यपाल के माध्यम से जो है, अभी देखिए संजीव जी, देखिए जिस राजनीति की मैं बात कर रही थी और आप उसी राजनीति की तरफ मुड़ गए, है ना संजीव जी? देखिए खेड़ा साहब ने कहा कि तो सवाल की कथनी और करनी में जो अंतर है, ये जो कहते हैं करते उसका बिल्कुल विपरीत है। समस्या तो यही है, अगर ये वास्तव में जो कहते होते और वो करके दिखाते तो स्थिति काफी मतलब बेहतर होती। पर तकलीफ और रोना तो इसी बात का है, जो अरे भाई जो कहते हैं उसका, अभी मान लीजिए किसी ऐसे दूसरे दल की सरकार होती तो फिर फटाफट, और समस्या कह रहे बहुत पुरानी है, नेहरू जी के टाइम की है, नेहरू जी के पहले के भी टाइम है, तो फिर यहाँ आपने 370 हटा दी, वो भी तो नेहरू जी के टाइम की समस्या थी ना उनके द्वारा। ठीक है, तो ये कहना बंद करिए, ये कहना बंद करिए कि समस्या पुरानी है। अरुणेश जी, है ना? देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं अरुणेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अपना माइक चेक। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 हाँ, तो मैं 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारे साथी एक नेहरू और गांधी जी को कोस रहे थे, तो वो कोसना बंद करें, ठीक है? आप 9 साल से 10 साल से सत्ता में हैं और चीजें अगर आप सुधारना चाहते हैं तो 1 साल भी बहुत होता है। पहले 5 साल के टेन्योर में आप कहते रहे साहब 60 साल की गंदगी, 70 साल की गंदगी, उसमें आपने जनता दल के साथ जो आपकी सरकार चली उसको भी जोड़ लिया, अटल जी के साथ जो 6 साल आपकी सरकार चली उसको भी आपने जोड़ लिया, और अब आप कह रहे हैं कि साहब 50 साल का है तो इसको में और टाइम लगेगा। ये सब बहानेबाजियां होती हैं। वो कहते हैं ना कि जो एक कहावत है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। जब आप कोई काम ना कर पाए तो आप सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करें। मुझे तो अमित शाह जी का वो कर्नाटक का भाषण याद आ रहा है। हम जैसे कर्नाटक में अगर डबल इंजन की सरकार नहीं रही तो कर्नाटक हिंसा की आग में जलेगा, जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था। लेकिन जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उधर अमित शाह जी ने ध्यान नहीं दिया। जब वो इधर भाषण दे रहे थे उधर मणिपुर जल रहा था, और अमित शाह जी ने सुध कब ली? जब कर्नाटक का चुनाव हो गया, तब तक बहुत देर हो गई थी। अगर समय रहते अमित शाह जी उस तरफ ध्यान देते मणिपुर की तरफ, तो समस्याओं का जो है इतनी समस्या, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को साथ आने की जरूरत है, न कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को आके स्पष्टीकरण देना पड़ता है। समस्या तब आती है। जी बिल्कुल, भाई सरकार अगर अपना काम, अरुणेश जी वक्त की कमी है मेरे पास, मैं और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी आपको, लेकिन समस्या अगर कोई उत्पन्न हो रही है तो उसमें चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को ही मिलकर उस समस्या का समाधान निकालने की बहुत जरूरत होती है, न कि उस पर सियासत करने की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ फिलहाल स्पेशल पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।